हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू रिक्सियन मॉडल। इकोलॉजिकल अप्रोच को हम हिंदी में कहते हैं परिस्थितिकीय दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इकोलॉजिकल अप्रोच की हम शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग को समझकर। तो सबसे पहले तो इकोलॉजी का मतलब होता है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, और ये टर्म डिराइव करी गई है बायोलॉजी से। इकोलॉजी स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। एक जीव का और उसके एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है उसको इकोलॉजी स्टडी करती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स and no administration can function in isolation from its environment. So interaction between the two is necessary. Public administration भी अपने आसपास के वातावरण से अफेक्ट होती है। वातावरण में आता है, एनवायरनमेंट में आता है कि जो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं अपना हमारे आसपास की, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो हर एडमिनिस्ट्रेशन अपने आसपास के वातावरण से इफेक्ट होती है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच ये मानती है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल अप्रोच ये मानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट होती है जिस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करती है, जिस वातावरण में वो ऑपरेट करती है, यानी कि जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर्स हैं एक देश के, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो हमें उस एनवायरनमेंट की भी स्टडी करनी चाहिए। तो ये कहती है इकोलॉजिकल अप्रोच। और इकोलॉजिकल अप्रोच जो है ये इनिशिएट करी गई थी, स्टार्ट की गई थी बाय J.M. गॉस, रॉबर्ट ए डेल, रॉबर्ट ए मर्टन, लेकिन इट वाज रिग्स हु मेड इट वेरी पॉपुलर एंड सिग्निफिकेंट। फ्रेडरिक्स अगर आपको याद हो तो फादर ऑफ CPA, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ही इकोलॉजिकल अप्रोच को फेमस किया, पॉपुलर किया। तो उन्होंने जो अपनी इकोलॉजिकल अप्रोच डेवलप करी है, उन्होंने डेवलप करी है आफ्टर हिज स्टडीज ऑन द कंट्रीज लाइक थाईलैंड, फिलीपींस एंड इंडिया। इन देशों की स्टडी करके उन्होंने अपना इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया है, और उन्होंने एनालाइज किया है द रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन and the economic, social and political factors to explain how environmental conditions influence administrative system. उन्होंने इन 3 देशों की स्टडी कर ये एनालाइज किया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होती है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर से। तो इकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ F.W. रिक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी बुक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने डिस्कस किया था द रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। एडमिनिस्ट्रेशन का और आसपास का जो वातावरण है उसके बीच के इंटरैक्शन को उन्होंने स्टडी किया था, क्योंकि ही वांटेड टू शो, वो दिखाना चाहते थे कि कैसे एक्सटर्नल कंडीशंस, जो वातावरण है, वो इन्फ्लुएंस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तो इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सिस्टम है, सोसाइटी का ही एक सब सिस्टम है, और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर सब सिस्टम्स। ये दूसरे सब सिस्टम्स जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स जो हैं उनसे ये इन्फ्लुएंस होता है। और उन्होंने अपनी इकोलॉजिकल अप्रोच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का यूज किया था, जो कहती है कि सोसाइटी के काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सिंबॉलिक या कम्युनिकेशनल। और अपनी इसी स्टडी के बेसिस पे उन्होंने आइडियल मॉडल्स कुछ प्रेजेंट किए थे, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के तहत उन्होंने इन 2 मॉडल्स को प्रेजेंट किया था। सबसे पहला इसमें था अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल और दूसरा था फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड मॉडल। इसको हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल में रिग्स 2 तरह की सोसाइटीज को प्रेजेंट करते हैं। एक होती है जिसमें डोमिनेंस होता है एग्रीकल्चर का, जिसको वो कहते हैं अग्रेरिया सोसाइटी। दूसरी होती है जिसमें इंडस्ट्री का डोमिनेशन होता है, इसको वो कहते हैं इंडस्ट्रिया। तो इन दोनों को कंपेयर करके एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अग्रेरिया को।
अग्रेरिया एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें एग्रीकल्चर का डोमिनेंस होता है। किस तरह की सोसाइटी में एस्क्रिप्टिव वैल्यूज होती हैं। एस्क्रिप्टिव वैल्यूज का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में वो आपके बर्थ के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। आप बर्थ के समय जिस क्लास में होते हैं आप उसी क्लास में रहते हैं। इंडस्ट्रिया की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रिया में होता है इंडस्ट्री डोमिनेटेड, इंडस्ट्रिया होती है इट्स डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री। इसमें इंडस्ट्री का डोमिनेंस होता है। और जिस प्रकार अग्रेरिया में एस्क्रिप्टिव वैल्यूज होती हैं, इंडस्ट्रिया में होती है अचीवमेंट ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। इसमें एस्क्रिप्टिव वैल्यूज नहीं होती हैं कि मतलब आपका जो स्टेटस है वो आपके बर्थ के बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है, बल्कि आपकी अचीवमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर आप सोसाइटी में कुछ अच्छा करते हैं तो आपका स्टेटस बहुत हाई चला जाता है। तो इसमें इसी प्रकार से अचीवमेंट ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन होता है। अग्रेरिया सोसाइटी में डिफरेंशियल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम होता है। स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि स्ट्राटास अग्रेरिया सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। इसका हम एग्जांपल समझ सकते हैं इंडिया के एग्जांपल से। जैसे इंडिया में है अलग अलग स्ट्राटा होते हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो अग्रेरिया सोसाइटी में भी इसी प्रकार स्ट्राटा प्रेजेंट होते हैं। वही इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, इग्लिटेरियन क्लास सिस्टम होता है। इग्लिटेरियन क्लास सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिकली सिमिलर हैं, आर्थिक तौर पर जो लोग सिमिलर हैं वो एक क्लास को बिलोंग करते हैं। तो जैसे अगर रिच पीपल हैं तो वो अपर क्लास को बिलोंग करेंगे, जो गरीब जनता है वो लोअर क्लास को बिलोंग करेगी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इग्लिटेरियन क्लास सिस्टम होता है। अग्रेरिया सोसाइटी में होता है स्टेबल लोकल ग्रुप्स एंड लो स्पेशल मोबिलिटी। जो लोकल ग्रुप्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो मूव नहीं करते, रूरल से अर्बन एरिया की तरफ वो मूव नहीं करते, जहां वो होते हैं वो वहीं रहते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चरल का डोमिनेंस है, जब एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है तो उन्हें शहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर स्टेबिलिटी होती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हाई मोबिलिटी होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटीज के लिए हो, नई जॉब्स के लिए हो, तो वो मूव करते रहते हैं। अग्रेरिया सोसाइटी में सिंपल एंड स्टेबल ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन होता है। मतलब ऑक्यूपेशंस तो काफी सारी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो जिस ऑक्यूपेशन में होता है वो वही ऑक्यूपेशन को करता रहता है। जो खेती करता है वो खेती करता रहता है। तो इस प्रकार से ऑक्यूपेशंस जो हैं वो लोग बदलते नहीं है आसानी से अग्रेरिया सोसाइटी में। वहीं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है, वेल डेवलप्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम। इसमें क्या है कि काफी सारे ऑक्यूपेशंस मौजूद होते हैं। तो ये था अग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया मॉडल। अब इस मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक इस मॉडल का ये था कि इट वाज नॉट हेल्पफुल इन स्टडिंग द ट्रांजिशनल सोसाइटीज। ऐसी सोसाइटीज जो एग्रीकल्चर सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जा रही हैं, उसका इस मॉडल में कोई जिक्र नहीं किया गया। ना ही कोई मैकेनिज्म था टू एनालाइज मिक्स सोसाइटीज। ऐसी सोसाइटीज जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का मिक्स हो, उसका भी कोई एनालिसिस नहीं था इस मॉडल में। फिर मेन स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट ऑन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि एनवायरनमेंट पे कुछ ज्यादा ही ओवर एम्फेसिस कर दिया गया बजाय कि एडमिनिस्ट्रेशन पर एम्फेसिस करने के। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक एडिशनल कैटेगरी को ऐड किया एफडब्ल्यू रिग्स ने सन 1957 में, 1957 में, जिसका नाम था ट्रांजिशिया। और इसने रिप्रेजेंट किया था ट्रांजिशनल स्टेज को बिटवीन अग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया। तो जो सोसाइटीज अग्रेरिया से इंडस्ट्रिया की तरफ जा रही हैं उसको ट्रांजिशिया के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। तो ये था पहला मॉडल। अब हम आ जाते हैं फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल पे। फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड मॉडल जो है रिग्स का, वो बेस्ड है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पे, जो स्टडी करती है सोसाइटी का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या सरकार हो गई, वो कैसे कैसे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो फंक्शन हो सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो ये फंक्शंस को वो कैसे परफॉर्म करते हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में स्टडी किया जाता है।
तो जो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल था, इट रिप्रेजेंटेड द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। इसमें तीनों सोसाइटीज को रिप्रेजेंट किया गया था। फ्यूज्ड में आती थी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटी, डिफ्रैक्टेड में आती थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और मिक्स्ड वन किस में आती थी? मिक्स्ड वन आती थी प्रिज्मेटिक। मिक्स्ड वन यानी कि जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का मिक्स हो। तो फ्यूज सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें एक स्ट्रक्चर कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता था, और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी वो थी जिसमें एक ही स्ट्रक्चर लिमिटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता था। फ्यूज सोसाइटी का अगर हम एग्जांपल समझे तो जैसे एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, जैसे एक किंग है, एक राजा है, वो ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जुडिशरी भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है, लेजिस्लेटिव भी वही है। तो सारे स्ट्रक्चर्स, सारे जो फंक्शंस है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो किंग परफॉर्म कर रहा है। तो वो एग्जांपल हम कह सकते हैं एक फ्यूज सोसाइटी का एग्जांपल है। तो फ्यूज सोसाइटी की अगर हम बात करें तो रिग्स ने फ्यूज सोसाइटी का जो मॉडल दिया था वो दिया था बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन इंपीरियल चाइना एंड थाईलैंड। जो उन्होंने थाईलैंड की और चाइना के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पे उन्होंने फ्यूज सोसाइटी का मॉडल दिया था। तो इस सोसाइटी में क्या होता है? डिपेंडेंस होती है ऑन एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होती है, विद नो इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती, ना ही मॉडर्नाइजेशन होती है। और इन सोसाइटीज में एक सिंगल स्ट्रक्चर काफी सारे फंक्शंस को कैरी आउट करता है, जो हम पिछली अपनी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है लॉज ऑफ एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम पर। बार्टर सिस्टम आप समझते होंगे, दान प्रदान कहते हैं कि आप एक कमोडिटी देते हैं और उसके बदले में आपको कोई और कमोडिटी मिलती है। तो एक्सचेंज सिस्टम जो है इसके बेसिस पर इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड अदर एक्टिविटीज आर कैरीड आउट बाय द किंग। किंग ही है जो सारी एक्टिविटीज करता है, और जो उनके रॉयल फैमिली मेंबर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं नॉमिनेटेड जो उनके द्वारा की गए हैं वो भी कार्य करते हैं। तो इसका मतलब नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, भाई भतीजावाद है, अपने फेवरेट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी जाती हैं, और डोमिनेंस होता है ओल्ड कस्टम्स का, ओल्ड बिलीफ्स का, फेथ का, जो पुराने रीति रिवाज हैं या ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग है, उसका प्रेजेंस होता है फ्यूज्ड सोसाइटी में। नेक्स्ट आती है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के लिए रिग्स ने क्या यूज किया था? अमेरिकन सोसाइटी को एज अ मॉडल ऑफ डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। इस सोसाइटी में होता है कि एक स्ट्रक्चर कैरी आउट करता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि एक स्ट्रक्चर ही एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जुडिशरी अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, और all organizations and structures in the society are created and based on scientific rationale. Ascriptive values do not exist, जो हमने ascriptive values अभी पीछे डिस्कस करी थी कि आपका स्टेटस आपके बर्थ पर डिसाइड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता इस सोसाइटी में। And governments are responsible towards the needs of the people and they may pressurize government to get their demands fulfilled. लोग जो सरकारी हैं वो जिम्मेदार हैं लोगों के प्रति, उनकी नीड्स के प्रति, और लोग जो है, जनता जो है, उन पर प्रेशर डाल सकती है अपनी डिमांड्स फुलफिल करवाने के लिए। इकोनॉमिक सिस्टम इन सोसाइटीज में बेस्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पर, कि जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी। तो इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन द डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज। इसके बाद आ जाता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी अकॉर्डिंग टू रिग्स उसके तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी पहले हम समझ लें कि डिफ्रैक्टेड का और फ्यूज्ड का मिक्सचर है ये, और उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू रिग्स। पहला है हेट्रोजेनिटी, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न फीचर्स ऑफ सोसाइटी अलोंग विद ट्रेडिशनल फीचर्स। नए फीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मॉडर्न फीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और पुराने फीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए इसमें शहर भी एग्जिस्ट करते हैं, गांव भी एग्जिस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर भी एग्जिस्ट करता है, और इंडस्ट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हेट्रोजेनिटी होती है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। इसका सेकंड फीचर है फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म क्या होता है कि वैल्यूज एंड नॉर्म्स में रिसीव लिप सर्विस बट इग्नोर्ड इन रियल प्रैक्टिस।
कि मूल्यों को लिप सर्विस तो दी जाती है, थ्योरी में तो मूल्य होते हैं, मूल्यों को इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन रियल प्रैक्टिस में, रियलिटी में उनको इग्नोर किया जाता है। तीसरा है फंक्शनल ओवरलैपिंग। फंक्शनल ओवरलैपिंग इज व्हेन सिमिलर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। जब एक जैसे फंक्शंस कई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। This feature shows that differentiated structures coexist with undifferentiated structures and has 5 aspects: nepotism, polycommunalism, polynormatism, lack of consensus, and separation of authority and control. उनका मानना है ये जो फंक्शनल ओवरलैपिंग होता है, जिसमें कि एक फंक्शन कई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उसकी वजह से 5 एस्पेक्ट्स आगे निकल कर आते हैं। तो कैसे होता है कि एक फंक्शन को हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस द्वारा परफॉर्म किया जाता है? देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, लॉ है, एक लॉ प्रोवाइड करते हैं कोर्ट्स और दूसरा लॉ प्रोवाइड करते हैं कौन? जो हम खाप पंचायत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? फंक्शनल ओवरलैपिंग हो गई कि एक तरफ तो कोर्ट्स ऑर्डर्स दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल वे में हमारी जो खाप पंचायतें हैं वो भी मसले सुलझा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लॉ है, लॉ को लेकर, लॉ का जो फंक्शन है उसका ओवरलैपिंग हो गया। अलग अलग दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हुआ है फंक्शनल ओवरलैपिंग। तो अब हम आते हैं सला मॉडल पर। तो ये सला मॉडल है क्या? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी आर नोन एज सला। जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सला बोलते हैं। वहीं डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज के एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं ब्यूरो, और जो फ्यूज्ड सोसाइटी होती है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम बोलते हैं चेम्बर। तो सला मॉडल जो होता है, इट हैज मिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ डिफ्रैक्टेड ब्यूरो एंड फ्यूज्ड चेम्बर। सला मॉडल में दोनों ब्यूरो और चेम्बर के फीचर्स का मिक्सचर होता है। इसमें एब्सेंस ऑफ रेशनैलिटी एंड एफिशिएंसी होती है, विच इज फाउंड इन ब्यूरो। ब्यूरो में जो एफिशिएंसी पाई जाती है वो इसमें एब्सेंट होती है, और फैक्टर्स लाइक फैमिली, कम्युनिटी, नेपोटिज्म एटसेट्रा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अपॉइंटमेंट टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। तो नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, भाई भतीजावाद एग्जिस्ट करता है, फैमिली मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये किसका फीचर है? ये चेम्बर का फीचर है। तो ये दोनों का ही एक मिक्स है सला मॉडल। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि नेपोटिज्म, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है पॉलीकम्युनलिज्म। अब ये पॉलीकम्युनलिज्म क्या होता है? इसमें होता है एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस एथनिक, religious and racial groups within a society which remain quite hostile to each other while existing. तो अलग अलग एथनिक यानी कि अलग अलग रिलीजन के, रेस के लोग एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है। तो इन ग्रुप्स को रिग्स कहते हैं। क्या? क्लेक्ट्स। ये अलग अलग रिलीजन के लोग जब एक सोसाइटी में रहते हैं लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं है, तो क्या होता है? पॉलीकम्युनलिज्म। इसको, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सला मॉडल का। फिर आता है पॉलीनॉर्मेटिविज्म। पॉलीनॉर्मेटिविज्म क्या होता है? को एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स। इसका एग्जाम्पल हमने अभी समझा था कि मॉडर्न नॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं और ट्रेडिशनल नॉर्म्स भी साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। मॉडर्न नॉर्म्स में आ गए कोर्ट्स जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, और ट्रेडिशनल नॉर्म्स में आ गई हमारी खाप पंचायतें जो मसले सुलझाती हैं लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पे। तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल नॉर्म्स दोनों मिलके एग्जिस्ट करते हैं ऐसी सोसाइटीज में, और इसको हम पॉलीनॉर्मेटिविज्म कहते हैं। सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल। एक सेपरेशन होता है बिटवीन डी जोर अथॉरिटी, जो कि होती है लेजिटिमेट पावर, और डी फैक्टो कंट्रोल में जो होती है इलेजिटिमेट कंट्रोल। The upper hand of bureaucrats in the exercise of power makes the political process weak, and the administration becomes unresponsive in prismatic societies. This results in nepotism in recruitment, corruption, and inefficiency in the administration of laws.
इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेट्स के पास काफी ज्यादा पावर होती है और इसकी वजह से पॉलिटिकल प्रोसेस थोड़ा वीक हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी अनरिस्पॉन्सिव पड़ जाती है। और ब्यूरोक्रेट्स के पास सिंस पावर है तो भाई भतीजावाद आता है, वो अपने फेवरेट्स को, अपने नोन को, अपने रिश्तेदारों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रखते हैं और इससे करप्शन भी आती है क्योंकि वो पावरफुल होते हैं एंड इनएफिशिएंसी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आता है बाजार कैंटीन मॉडल। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज की जो इकोनॉमिक सब सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम को हम कहते हैं बाजार कैंटीन मॉडल। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में क्या होता है कि द प्राइसेस चार्ज्ड फॉर द पब्लिक सर्विस vary according to the relationship between सला ऑफिशियल एंड हिज क्लाइंटल। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो प्राइसेस होते हैं पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो फिक्स नहीं होते, वो स्थिर नहीं होते, बल्कि वो वेरी करते हैं, वो चेंज होते रहते हैं और वो बेस्ड होते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है ऑफिशियल के साथ। लेट्स से मैं ऑफिशियल हूँ और मैं आपको जानती हूँ तो मैं आपको सर्विसेज देने के टाइम कुछ फेवर कर सकती हूँ, मैं आपको एक कमोडिटी सस्ते में बेच सकती हूँ या एक सर्विस जल्दी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो द प्राइजेस आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन सला ऑफिशियल एंड हिज क्लाइंटल। तो ये था बाजार कैंटीन मॉडल। तो इसके साथ ही कंप्लीट होती है हमारी इकोलॉजिकल अप्रोच विद स्पेशल रेफरेंस टू रिक्सियन मॉडल। उम्मीद है आपको ये मॉडल्स समझ आए होंगे एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।